Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by अंकित सर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेवलेंथ, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वेवलेंथ को डिफाइन हम पिक्चर्स पहले करते हैं, पिक्चर बना करके। सबसे पहले एक वेव बनाइएगा, ठीक है। तो वेव में आपको बनाना है, सपोज ये ट्रांसवर्स वेव है, इसके पीक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। एंड डाउन पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये क्या हो जाएगा? क्रेस्ट, और ये हो जाएगा ट्रफ, ठीक है। ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारा बनता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या बनता है? एक जगह पार्टिकल्स काफी ज्यादा हाई होता है, डेंसिटी ऑफ एयर मोलिक्यूल इज हाई, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड एट वन पॉइंट डेंसिटी ऑफ एयर इज लो, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough is called wavelength, ठीक है। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव मतलब एक साथ, यानी एक है ये तो दूसरा ये। सपोज अगर वेव हम और आगे बना देते हैं, वेव सपोज अगर हम और आगे बना देते हैं, ठीक है। तो सपोज ये 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ से लेकर के, कहाँ से आपको लेना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप सपोज यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये वेवलेंथ आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि डबल वेवलेंथ। यानी इस क्रस्ट से इस क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2 लैम्डा बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा 2 क्रस्ट, ठीक है, एक ये क्रस्ट हो गया और एक क्रस्ट हो गया, 2 क्रस्ट हो गया तो 2 लैम्डा हो गया। सिंगल वेवलेंथ किसको बोलेंगे? 1 क्रस्ट और 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट, यानी उसके बाद वाला जो क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर क्रस्ट नहीं तो हम ट्रफ से भी ले सकते हैं। ट्रफ से क्या होगा? तो ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, ठीक है। यानी कि ये ट्रफ और ये ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। और अगर इस ट्रफ को लेंगे, इस ट्रफ को लेंगे तो इस ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर हुआ सबको ये? यस या नो? जल्दी बताइए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ किसमें हो गया? ट्रांसवर्स वे में। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वे में बोले, किसमें बोले? लॉन्गिट्यूडनल वे में, तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वे में हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में बोले तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। वेवलेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस है। बोलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. ओके, नाउ वी स्टडी the relation between a speed, frequency and wavelength of the wave। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन अ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला याद है आपको? Yes. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको स्पीड निकालना है, यानी स्पीड ऑफ वेव, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस, जो वेव का डिस्टेंस होता है, एक वेव का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। Wavelength. और एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर वेव के तरीके से लिखेंगे स्पीड ऑफ द वेव। क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ द वेव। वेव के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अभी जो डिस्टेंस बताया था ना, कंप्रेशन और रेरफेक्शन के बीच में, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, तो एक डिस्टेंस को वेव के एक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्लियर? और वेव के एक डिस्टेंस को, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी एक वेव को कंप्लीट करने के लिए क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आया ये रिलेशन? स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू क्या होगा? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए, वेवलेंथ है क्या, हम लोग टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड जो है अपॉन में, रेशियो में है, तो 1 टाइम पीरियड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये होता है क्या रिलेशन? बताए थे आप लोग को, 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड लिख सकते हैं, यस या नो? ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड नीचे है, तो ये 1 टाइम पीरियड होगा, है ना? टाइम पीरियड लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड, तो 1 टाइम पीरियड को यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या बना? हमारा रिलेशन बना स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया? यानी कि U इज इक्वल टू लेमडा इनटू एफ। ठीक है, U भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, यहाँ पर U भी लिख सकते हैं और V भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए V लिखते हैं। V कॉमन हमारा V होता है, V इज इक्वल टू लेमडा इनटू एफ। ये रिलेशन आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। ठीक है, देखिए ये कह रहा है ए वेव ऑफ वेवलेंथ 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक वेव है, उसका जो वेवलेंथ है वो कितना है? 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड एंड इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो वेव का जो मोशन है, वेव का जो मोशन है, वो कितना स्पीड है? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अभी जो रिलेशन बताया है v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। जल्दी बताइए। ठीक है, एक बच्चे का राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है?
लेमडा है 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर तो कुछ होता ही नहीं है, इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे, है ना। तो 0.6 बाई 100 मीटर, अगर पॉइंट को हटा दें तो ये 6/1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब भी कितना दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं जैसे v इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एफ। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा। v कितना है, v हमारा कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेमडा कितना है 6/1000, 6/1000, 1000 को ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 50 से, आंसर आ जाएगा 50,000 हर्ज, या फिर लिख सकते हैं 50 किलो हर्ज, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन, यस और नो? नाउ another question from this question is that, does this sound audible, क्या ये साउंड ऑडिबल है, क्या इस साउंड को हम सुन सकते हैं, यस या नो? हमारा जो ह्यूमन ईयर है इस साउंड को सुन पाएगा, यस या नो? चलिए बताइए। बोलिए, साउंड को सुन पाएंगे? यस या नो कुछ तो बोलना है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर है, ठीक है। देखिए, तो इस साउंड को हम ऑडिबल नहीं कर पाएंगे, ये हमारा जो साउंड है उसको हम सुन नहीं पाएंगे, बिकॉज ह्यूमन ईयर कैन सेंस ए साउंड ओनली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो कितना से कितना सुन सकता है, 20 से ऊपर और 20,000 से नीचे। ये क्या है 50 किलो हर्ट्ज। तो इसको कौन सुनेगा, इसको सुनेगा डॉग या इसको सुनेगा बैट, ठीक है। डॉग और बैट इसको सुन सकता है, हम लोग ह्यूमन इसको सुन नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और दें आप लोग को, चलिए बताइए। Yes, यस, वेरी गुड। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। सपोज यहाँ पर लेमडा है, यहाँ पर लेमडा है 1.5 सेंटीमीटर। लेमडा कितना है 1.5 सेंटीमीटर। स्पीड को हम इतना ही रख दिए, ठीक है, स्पीड इतना ही है, ठीक। अब बताइए इसका फ्रीक्वेंसी, और ये भी बताना है आपको ऑडिबल या नॉट ऑडिबल, ऑडिबल या नॉट ऑडिबल। चलिए से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या सॉल्व करना है, लेमडा दिया 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1.5 बाई 100 मीटर हो जाएगा। अगर पॉइंट को हटा देंगे तो 15 बाई 100 मीटर हो जाएगा, सॉरी 15 बाई 1000 मीटर हो जाएगा। क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा। v कितना है 300 मीटर पर सेकंड, 15, 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये कितना से करेगा 20, तो कितना रहेगा 20,000 हर्ज, है ना, यानी 20 किलो हर्ज। और क्या लिखेंगे इसको, ऑडिबल। क्या लिखेंगे इसको, ऑडिबल। इज इट क्लियर? सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस या नो? चलिए बताइए। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं साउंड, ठीक है। व्हाट इज साउंड? तो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, साउंड एक तरह का वेव है ना। साउंड एक तरह का क्या है, वेव है। अब बता सकते हैं साउंड कैसा वेव है, मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल? mechanical. वेरी गुड, कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव, ठीक। मैकेनिकल वेव में कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की ट्रांसवर्स वेव? Longitudinal. वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो ये साउंड का क्या है, आपका साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। साउंड एक तरह का क्या है, वेव है।
साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव में कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब साउंड को डिफाइन करते हैं, तो साउंड को इस तरह से डिफाइन करेंगे, साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी which gives us sensation of hearing। क्या ये डिफिनेशन जाना पहचाना लग रहा है आप लोग को? बोलिए, क्या ये डिफिनेशन जाना पहचाना लग रहा है? यहाँ पर साउंड के जगह पर, यहाँ पर साउंड की जगह पर अगर लाइट लिख दें, साउंड की जगह पर क्या लिख दें, लाइट, तो ये डिफिनेशन याद आ रहा है? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हुआ था बताइए, यहाँ पर क्या होता है, हियरिंग की जगह पर क्या आया था? वेरी गुड, यहाँ पर क्या आया था, साइट, क्या आया था, साइट। वेरी, सबको याद है ना? तो ये साउंड, साउंड का पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या पॉइंट लिखवा है? साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और दूसरा पॉइंट है, साउंड एक तरह का क्या है, साउंड एक तरह का वेव है। साउंड किस तरह से मूव करता है, एक तरह से वेव, यानी कि डिस्टरबेंस मूव करता है, उसके पास एनर्जी है। किस तरह का वेव है, मैकेनिकल वेव, यानी साउंड को मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए। और कैसा, कौन सा मैकेनिकल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब इसमें जो पार्टिकल होता है वो बैक एंड फोर्थ करता है, ठीक है। अगर इसको हम लिखें, वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब डिस्टरबेंस हैविंग एनर्जी, डिस्टरबेंस हैविंग एनर्जी, ठीक है। कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का मतलब नीड ए मीडियम, नीड ए मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो पार्टिकल्स मोशन कैसा होगा, पार्टिकल मोशन कैसा होगा, बोलिए, पार्टिकल मोशन होगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पहला साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरा हाउ डज साउंड प्रोपागेट इन एयर, ठीक है। तो साउंड एक तरह का वेव है और एयर में कैसे प्रोपागेट करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, अभी डिटेल में बताएंगे। पहले मेरा क्वेश्चन है, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको बताते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, ठीक है। क्या आप लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यस या नो? क्या आप लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलिए। है ना? जब आप लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपका क्या आपका जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर, जो वोकल कॉर्ड यहाँ पर है, क्या वो वाइब्रेट करता है? वोकल कॉर्ड क्या करता है, यहाँ पर वाइब्रेट करता है ना? तो सबसे पहले याद रखिएगा, साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है वाइब्रेशन से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। चलिए इस लाइन को पढ़ते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स, the particles from which it formed begin vibrate। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम टर्निंग फोर्क का। टर्निंग फोर्क क्या होता है, एक यू शेप मेटालिक डिवाइस होता है। टर्निंग फोर्क क्या होता है, एक यू शेप मेटालिक डिवाइस होता है। उसका एक, उसमें एक आपका इसका एक हैंडल हो जाएगा, ठीक है, और दो फोर्क होते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है फोर्थ फिगर। दो फोर्क है और एक हैंडल है, ठीक है। जब टर्निंग फोर्क को हम एक रबर पैड पर, टर्निंग फोर्क को हम किस पर हिट करेंगे, एक रबर पैड पर हिट करेंगे, किस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसको आपको इस वाले पे हिट करना है, ठीक है। आपको एक किसी एक फोर्क को हिट करना है, दोनों फोर्क को नहीं हिट करना है, ठीक है।
परपेंडिकुलर हिट करना यानी कि ये लेफ्ट साइड में जो है ना फोर्क, उसको हिट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने से हिट करना है, इस पर हिट नहीं करना है, ठीक है, सामने से नहीं, साइड से हिट करना है। किस से हिट करना है? साइड से। तो होता क्या है, जब टर्निंग फोर्क को हम हिट करेंगे रबर पैड पर, तो टर्निंग फोर्क जो मटेरियल से बना है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका, ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है देखिए। When a body vibrates, the particles from which it formed begin vibrate, and it makes vibrate from the surrounding air column. इस लाइन को समझिएगा ध्यान से। ये जो पार्टिकल है, हमारा जो टर्निंग फोर्क है, हमारा जो टर्निंग फोर्क है, उसका पार्टिकल क्या हुआ है? वाइब्रेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर क्या होगा? एयर मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल होगा, उसको क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जो एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, ड्यू टू व्हिच एयर कॉलम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। जब एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तो आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और यही एयर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करने लगा, यही क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड, ठीक है। तो एयर साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कौन करवाया? एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाया है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस में हुआ? तो किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी में, किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी में, ठीक है। तो कोई सा ही वाइब्रेटिंग बॉडी रहेगा, ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। और एयर मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड, ठीक है। हम लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जैसे हम लोग सपोज एक फ्लूट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। आप लोग अगर फ्लूट बजाया होंगे तो देखे होंगे, इस वाले एंड में एक छोटा सा नोजल होता है। इस नोजल में हम एयर को ब्लो करवाते हैं। एयर को क्या करवाते हैं? ब्लो करवाते हैं। आप लोग देखें ऐसा। अब ये एयर जो होल है, इसमें जो होल है, इसको हम क्लोज और ओपन करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। यस या नो? बताइए, ठीक है। तो इस फिगर को हम समझते हैं। देखिए इस फिगर से, देखिए ये हमारा टर्निंग फोर्क है। जैसे टर्निंग फोर्क को हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे ही टर्निंग फोर्क को क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये टर्निंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है। ये टर्निंग फोर्क क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और इसी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर? देखिए इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। जब टर्निंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग टर्निंग फोर्क का वाइब्रेशन अलग अलग होता है, तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।